अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एच के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस सुकैना हुसैन इब्राहिम। कराची से इनका ताल्लुक है और स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सुकैना हुसैन इब्राहिम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। वालेकुम सलाम मिस्टर कामरान, कैसे हैं आप? एक्चुअली तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपका जो ये लेट्स से वेबसाइट है या ये चैनल है, ये अपनी नौयत का बिल्कुल ही अलग से चैनल है या वेबसाइट है। मैंने आज तक एटलीस्ट पाकिस्तान में, हो सकता है मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मगर इस नौयत का पहला चैनल होगा या वेबसाइट होगी जिसके अंदर आप सारे अपने स्टार्स को या एक्सपर्ट्स को जमा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप छोटे छोटे कस्बों के बारे में मालूमात दे रहे हैं, वहाँ के बारे में मालूम कर रहे हैं और इस चीज़ों को जितना ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं वो अब तक सोचा नहीं गया होगा, किया नहीं गया होगा। शायद यही वजह है कि जब मैंने आपके इस काम के बारे में सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। नॉर्मली हम इस फील्ड में समझते हैं कि औरतें ही ज्यादा काम कर रही हैं, जी। मगर आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह, जब इक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो हमारे पास माशाल्लाह आप जैसे लोग भी हैं जो इन चीजों के लिए अपनी अदर देन प्रोफेशनल मसरूफियात वक्त निकाल रहे हैं और बहुत हट के काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। थैंक यू मिस्टर कामरा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर द काइंड वर्ड्स और बहुत शुक्रिया। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम अपनी इंटरव्यू सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जी सबसे सर। पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पर वो एजुकेशन जो स्पेशल नीड्स बच्चों या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। सर बेसिकली अगर आप मेरी स्पेशल नीड एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज लिए हैं मुख्तलिफ जगह से। ये करीबन मैंने स्टार्ट किया 2011 में, आज से तकरीबन 11 to 12 इयर्स बैक, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे में लर्निंग प्रॉब्लम्स है। एक तरफ मेरी बेटी पोजीशन होल्डर थी और मेरा बेटा मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का था। तब उन्हें मुश्किल हो रही थी नंबर्स रिकग्नाइज करने में, साउंड्स रिकग्नाइज करने में, पहचान नहीं पा रहे थे। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और उस वक्त जो स्कूल में होते थे उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इनका प्रॉपर कहीं से असेसमेंट करवाइए। इंडिविजुअल असेसमेंट करवाया, उसमें से मुझे पता चला कि भाई इन्हें डिसलेक्सिया है। अब टाइम चलता रहा उसके ऊपर, उस वक्त रेमेडिएशन इतनी आम नहीं थी 12 साल पहले। अब तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्पेशल आ गए हैं और लेट्स से कि इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया जा चुका है। तो उस वक्त मुझे काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था और मैंने कहा कि मैं कब तक, मैं खुद एज ए टीचर काम करी, मैंने कहा मैं कब तक अपने बच्चे को अपनी शाम में लेकर भागती रहूंगी इधर उधर। तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे कोर्सेज लेना शुरू किया है। फिर केडीएसपी से, आईबीएस से, डिफरेंट सबीना दीवान से और डिफरेंट ऐसे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस थे जहां से मैंने शॉर्ट कोर्सेज पिक किए। बिकॉज आप खुद जानते हैं कि जब आप टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं तो प्रॉपर वे में जाके मास्टर्स इन स्पेशल नीड्स करना या कराची यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट जाना एज अ मैरिड और प्रोफेशनल बंदा एक पॉसिबल नहीं रहता। मैंने बेहतर ये समझा कि थोड़ा थोड़ा करके सीखती रहूं। उससे रिलेटेड उसके अलावा मेरा वर्बल बिहेवियर पे डिफरेंट कोर्सेज है। और वर्बल बिहेवियर में हम बात करते हैं जब बच्चों को हम मैन के जरिए, कमांड के जरिए सिंगल वर्ड आहिस्ता आहिस्ता के ऊपर इनकलकेट करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू। इसके साथ साथ जहाँ बात करती है तो जहाँ हमेशा से मेरा आर्ट की तरफ रुझान रहा था, तो उसके लिए हम्म। आर्ट और इन चीजों को ले लेकर भी मैंने काम किए, छोटे छोटे रिसर्चेस और कोर्सेज करती रही। ये तो नहीं कह सकते मैं परफेक्ट हूँ, मगर समटाइम्स ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। हर बच्चा हमें खुद बता रहा होता है कि मुझे इस तरह से लेकर चलो। यस, राइट। सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज के अलावा शायद मेरे बच्चे ही मेरी अपनी सोर्स ऑफ कोर्स कह लें या एजुकेशन जी कह लें। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स वो थेरेपिस्ट भी सब यही बोल रहे होते हैं कि मदर्स और पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट।
तो आपके पास तो डुअल नेशनैलिटी है। तो अच्छा, ये बताइए कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया और फिर किन किन मराइल से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची। 2011 में जब कोर्सेज डिफरेंट स्टार्ट किया तो उसके बाद मैं एक स्कूल में थी, और उसके बाद 2016 में मैंने वहां से छोड़ा और एक वेल नोन रिनाउंड इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया जो नेटवर्क है पूरे स्कूल का थ्रू आउट कराची। वहाँ काम करते हुए जब मैं 2018 में पहुंची तो उन्होंने मुझे एज ए स्पेशल नीड्स कोऑर्डिनेटर असाइन किया उनके पूरे एंटायर सिस्टम के लिए। इस टाइम पे मेरा बच्चा भी मेरे साथ स्कूल में आ चुका था और मुझे लगा कि इसमें डिसलेक्सिया को नाम निशान नहीं रहा। अगेन हमने एक इवेल्यूएशन करवाई जहां से पता चला भाई इनका जो है वो आईक्यू लेवल लो है। अब तक हम्म। मैं उस पर बिलीव नहीं करती क्योंकि सही। माशाल्लाह अब जो मेरे साहबजादे हैं वो ए लेवल में आ चुके हैं, प्राइवेट ओ लेवल करते हैं और अब कॉलेज में है। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर शायद हम ये कहेंगे हम काम करते करते हमें पता चलता है नहीं, कभी हम थेरेपिस्ट भी हम इवेल्यूएशन करते भी परफेक्ट नहीं होते, कभी हम कुछ चीजों को इंटरमर्ज कर जाते हैं, डेवलपमेंटली डिलेड चीजों को एडीएचडी ले आते हैं। देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट। तो 2018 में जब मुझे ये पोस्ट दी गई, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ बुक्स में थी एंड पढ़ा फिर भी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी रही थी ग्रेड 8 को। राइट। वो मौका था जब 2019 में मैंने रिजाइन किया और बाय द टाइम मैं शाम में स्पेशल नीड्स के बच्चे लेती रहती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस रहे कि नहीं, चाहे वो फ्री में होते थे या जो जानते थे मुझे अप्रोच कर जाते थे, मगर वो वन थे, एक बच्चा होता था एट अ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं होता था, स्कूल की मसरूफियात और मैनेजमेंट का टाइम होने के साथ अपनी फैमिली, बच्चे छोटे थे। सो 2019 में जब मैंने रिजाइन किया तो इस सोच के साथ रिजाइन किया कि मैं अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करूँ जहां राइट। मैं वन चाइल्ड एट अ टाइम पे काम करूँ, क्योंकि आई बिलीव कि हर बच्चा पढ़ सकता है। शायद अंदाज अलग हो जाए मगर हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि ये तो हमारे नबी के हदीस से ही वाजे हो जाती है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। तो उसके अंदर उन्होंने कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि ये इनके लिए है या इनके लिए नहीं, ये एक जनरलाइज है। तो आई थिंक एवरीबडी कैन लर्न। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही। अब पढ़ाई का सफर अब भी जारी है, अभी मास्टर्स इन एजुकेशन के लास्ट सेमेस्टर्स में हूँ अच्छा। और अब माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे एक छोटा सा सेटअप है, मगर काम मैं वन ऑन वन बेसिस पे करती हूँ। अच्छा, तो ये आपकी अपनी जो एक्सपर्टीज है बेसिकली, वो आप किन चीजों में समझती हैं या किन चीजों पे ज्यादा फोकस करती हैं आप? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे हमेशा एकेडमिक के साथ स्टार्ट करना बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। समटाइम्स हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है, इसके अंदर ये कहा गया है, मैं उस रिपोर्ट पे नहीं करती। व्हाट आई डू इज मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे चलती हूँ। आई टेक 2 to 3 वीक टू ऑब्जर्व चाइल्ड। मैं अपने ही उस पर ऑब्जर्व करती हूँ, बच्चे से डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व करती हूँ कि कहाँ लैकिंग है। रिसेंटली आई रिमेम्बर मेरे पास एक बच्चा था और वो इंस्टीट्यूशन में जा रहे थे और बिहेवियर थेरेपी अलग ले रहे थे, एंगर मैनेजमेंट अलग ले रहे थे, साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और एक स्कूल। उसके बाद जो बच्चे का बिहेवियर था वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। सो मैंने मदर से कहा कि अगर कुछ अरसे के लिए पॉसिबल है फिलहाल के लिए इनसे थेरेपीज आप छुड़वा दें, क्योंकि कभी कभी हमें रियलाइज नहीं होता, हम माँ बाप बच्चों की ये थेरेपी वो थेरेपी के पीछे भागते हुए शायद हम्म। उनकी मेंटल हेल्थ को भूल बैठते हैं। राइट। तो मेरा काम सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग होता है, रेपो बिल्डिंग होता है, और उसके लिए सबसे मजेदार जो चीज मुझे लगती है इंटरेस्टिंग, जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, वो आर्ट और लेगो है। आई अच्छा। एम श्योर अगर आप मेरे पेज पे विजिट करें तो आप देखेंगे कि मैं ब्लॉक्स और लेगोस को लेकर चल रही हूँ। हाँ, मैंने बिल्कुल, मैं ये पूछना भी था आपसे, लेकिन मैं अभी पूछता हूँ वो बात भी। और मुझे ये पहले बताइए कि आप जिस तरह डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, आर्ट थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आम पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए आप अपने बारे में बताइए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ताकि पेरेंट्स अगर राब्ता करना चाहें तो वो अकॉर्डिंगली आपसे कांटेक्ट कर सकें। बेसिकली मैं रेमेडियल थेरेपिस्ट हूँ, राइट, मगर उसके साथ साथ मैं बिहेवियर पे काम करती हूँ बच्चों के।
एंगर मैनेजमेंट पे मेरे डिफरेंट कोर्सेज हैं। और जब एंगर और बिहेवियर की बात करते हैं तो उस पे सिर्फ कोप करने की बात आ जाती है, उनको किस तरह लेके चलना, किस तरह मैनेज करना। सो उसके साथ साथ रिमीडियल पे, इनके बिहेवियर पे, एकेडमिक पे, इनके एंगर पे, और ऑफ कोर्स समटाइम्स स्पीच पे भी बात आ जाती है। जब हम राइट, लैंग्वेज वर्बल बिहेवियर को लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाती है। राइट। अच्छा, अगर पेरेंट्स आपसे राब्ता करना चाहें, तो आपका कोई लोकेशन जहाँ पे वो आप कोई फिजिकल, जिस तरह आपने बताया कि आप घर पे भी कुछ स्टार्ट किया हुआ है कि कुछ बच्चे वहाँ पे भी आते हैं, तो ये कौन सी लोकेशन है, कहाँ पेरेंट्स आपको आके मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं कि मैं शहर कराची से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे रोशनियों के शहर से। पीसीएचएस ब्लॉक 2 में बेसिकली मेरा घर है, और ये होम बेस्ड सेटअप है। सो पेरेंट्स जो है मेरे, वो ड्राइंग रूम में दे आर मोस्ट वेलकम टू सिट एंड वेट। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज टेबल रखा हुआ है जहाँ मैं उनके साथ काम करती हूँ। पीसीएचएस ब्लॉक 2 में नूरानी कबाब हाउस हमारी काफी मशहूर जगह है। जो कराची आया है वो नूरानी कबाब हाउस पे जरूर आया है। सो ये अच्छा, वहां से बहुत ही करीब है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। चलें, ये तो अच्छा लैंडमार्क है। हाँ, काफी फेमस। तो इसके अलावा आप फिजिकल सेटअप में तो हैं, बच्चों को देख रही हैं या उनको मैनेज कर रही हैं, तो इसके अलावा ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं आप, या ऑनलाइन सेशंस भी आप ले रही हैं? आ, कुछ महीने पहले तक मैं ऑनलाइन सेशंस के लिए समझती थी कि सर ये बच्चों के लिए काफी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, स्पेशली जब हम स्पेशल नीड को लेके चलते हैं, क्योंकि गैजेट पे हम बात कर रहे हो तो उसको रिड्यूस करने की। बट रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि एक स्पेसिफिक एज के बाद जब बच्चे कोप अप करना जान जाते हैं कि किस तरह मैनेज करना गैजेट को, एक स्पेसिफिक एज के बाद, क्योंकि हम खुद जानते हैं पैंडेमिक में जो छोटे बच्चे थे वो स्कूलिंग से उठा लिए गए थे, लेट्स से राइट। प्राइमरी लेवल तक बच्चे। हम्म। सो वो स्कूल से जब उठा लिए गए तो सबसे बड़ी रीजन यही थी कि डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी, वीडियो खुली रहती थी, ऑडियो खुली रहती थी, और बच्चे वहां भाग रहे हैं। हम्म। सो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता था कि जब हम न्यूरोटिपिकल बच्चों को लेकर नहीं चल सकते ऑनलाइन, तो न्यूरो डाइवर्स के लिए एक स्ट्रगल हो जाएगी पेरेंट्स को। बट जैसे हम्म। जैसे आप अपने बच्चों को ट्रेन करते जाते गैजेट यूज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे सेशन साइड बाय साइड हर थेरेपिस्ट एक एक जरूर एक्ट करती रहे। रिसेंटली मैंने ये ऑप्शन पे हाँ किया, एक पेरेंट्स अब्रॉड है, उनके बहुत फोर्स करने पे, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड, बिकॉज सी समटाइम्स हम खुद ही डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं, मगर हम्म। अपने चैलेंजेस को ही फेस करना सबसे बड़ी बात है। सो आई थिंक वी कैन डू दैट विथ प्रॉपर एड, रिसोर्सेज एंड मटेरियल। दो ही आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लेते हैं, आपको बैक पे अपना रिसोर्स रखना हम्म। होता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होती है, टैंजिबल होती है, बट वहाँ आपका मेन इंटरेक्शन आपकी आवाज है या आपकी सही वाली कनेक्टिविटी चाहिए, जो सही सही। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए आपको डिवाइस यूज करनी पड़ती है, बिकॉज वाईफाई सिस्टम्स आर नॉट सो, आई मीन, स्ट्रॉन्ग। हम्म। तो वैसे ज्यादातर आप किन चैलेंजेस पे काम कर रही होती हैं? बच्चों के लर्निंग चैलेंजेस हैं, ऑटिज्म है, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हैं, और ऑटिज्म, एएसडी जो है। एज ग्रुप है, वो आप ज्यादातर किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ काम कर रही हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि अब तक मैंने ओ लेवल तक के बच्चों के साथ काम किया। रिसेंटली जो मेरे वाह। पास बच्ची थी वो ओ लेवल के लिए अपियर हो रही थी। हम्म। सो उर्दू, मैं ये कहूंगी हमारे यहाँ उर्दू पे बहुत ही कम काम हुआ है रेमिडिएशन पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं अपनी कौमी जबान को आगे रखते हुए उसके ऊपर मैंने रिसोर्सेज डेवलप की, उसके ऊपर काम किया। और एक काफी अच्छी खातून है, बुक्स अराउंड मी के नाम से, उनका एक पेज है, उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप समझे वो हम जैसी थेरेपिस्ट के लिए एक एसेट है कि हम उनको यूज करें। और बजाय ये कि मैं वर्कशीट्स बनाऊं, उसको डिजाइन करूं, वो सब मैं एक जगह मटेरियल लेके उनका बाय करके रख लेती हूँ। वो मेरे लिए बहुत जबरदस्त रिसोर्स है। तो उर्दू सही। पे मैंने कहा जा सकता है कि काम काफी हद तक काम किया है। उर्दू के साथ साथ बिहेवियर पे मेरा फोकस होता है, क्योंकि आप बिलीव करें जब आप बिहेवियर पे काबू कर लेते हैं तो हम्म। एकेडमिक्स बहुत आसान हो जाते हैं। सही। तो जो चैलेंजेस हम नॉर्मली पेरेंट्स से सुनते हैं कि ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, लर्निंग चैलेंजेस हैं,
तो इन सब पे ही आपको मेरा ख्याल है काम करना पड़ता है, या सबके साथ ही तकरीबन काम कर रही हैं आप? बिल्कुल। इस वक्त अगर आप कहें तो मेरे पास 5 से 6 मुख्तलिफ बच्चे हैं। हम्म। ADHD, ASD, दैट्स ऑटिज्म, एस्पर्गस लेट्स से, इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम भी है, डिसलेक्सिया भी है, डेवलपमेंटली डिलेड 2 बच्चे भी हैं। सो मैं यही कहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स से मुझे बहुत सीखने मिला, कौन किस तरह सीख रहा है, मगर हर जगह एक चीज बड़ी कॉमन रही है। कामरान साहब पूछिए वो क्या चीज है? जी जरूर बताइए। लव, मोहब्बत। डोज कम ज्यादा करना पड़ता है, मगर मेरे ख्याल से जब भी मैंने डोज इंक्रीज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा है। सो एक जी। थेरेपिस्ट के लिए एम्पैथी होने के साथ साथ लव होना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ ये वेरी राइट। प्रोफेशनल फील्ड है, मगर और पेरेंट्स से जब तक आपकी रैपो बिल्डिंग नहीं होगी, आपका ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। आपका स्टूडेंट, आपका पेरेंट, आपकी थेरेपिस्ट इज योर ट्रायंगल। एक कोना भी अगर वीक है, काम नहीं बनता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट्स को उसी उस पर लेकर चलें, उनको सेम रिस्पेक्ट दें। अगर वो मैसेज करें तो अपने कन्वीनियंट पे उनको रिप्लाई करें। समटाइम्स दे वांट टू वॉच अस, अनफॉर्चुनेटली हम्म। मेरे सेटअप पे ये अवेलेबल नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड यस, इट्स गुड, ताकि उनका ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म किया जा सके। और सही। ऑटोमेटिकली कोई भी पेरेंट हर वक्त नहीं बैठेगा, एट द हम्म। एंड दे वुड ट्रस्ट यू। तो आप ज्यादातर कैसे काम कर रहे होते हैं? मसलन 1-to-1 सेशंस होते हैं आपके ज्यादातर? मेरा ख्याल आपने बताया था कि ज्यादातर आप 1-to-1 सेशन पे काम करते हैं, तो ग्रुप बिल्कुल, मैं अब तक करते हैं? जो है वो 1-on-1 सेशंस ही लेती रही हूँ, अदर देन एक समर कैंप जो मैंने तकरीबन 125 बच्चों के साथ अरेंज किया था। इट वाज न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरो डाइवर्स टुगेदर, बिकॉज मैं चाह हम्म। रही थी हमारी सोसाइटी में जो बुलिंग पे बच्चों में ये आती जा रही है, एक दूसरे को बुली करना, एम्पैथी लेवल मिसिंग है, एक फियर डेवलप होता जा रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी मिसिंग है, हम्म। प्रॉमिस बिल्डिंग में चीजें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सक्सेसफुल, मगर उसके अलावा मैंने जब भी काम किया 1-on-1 बेसिस पे काम। राइट। राइट। तो ये आपके पास बच्चों के लिए आपके अपने सेटअप में किस किस्म की सहूलियात या सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट या इन टर्म्स ऑफ स्पेशली मटेरियल, जो आप यूज करती हैं, उस बारे में अगर कुछ बताना पसंद करें? देखिए, समटाइम जब हम ASD के साथ काम कर रहे होते हैं, हम खुद जानते हैं उनके ट्रिगर्स, हम कभी कभी जो है वो रंगीन भी हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं जो उनको हम्म। मेल्ट डाउन दे सकते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर मैं एक स्कूल में होती थी, तो सिर्फ कलर्ड कंप्यूटर पेपर एक टीचर ने निकाल दिए थे, और तो एक बच्चा था ASD के साथ, और वो जो है उसका मेल्टडाउन वो सिर्फ कलर्स देख के शुरू हो गया था। तो ये चीज हमें ख्याल रखना होता है कि इस वक्त अगर हम ASD के साथ कर रहे हैं या सेंसरी इशू के साथ कर रहे हैं, तो उससे कोई चीज ट्रिगर तो नहीं कर रही। तो कभी कभी वो टैक्टाइल इशू हो जाते हैं। तो हमारा ज्यादातर, जो मेरा ज्यादातर काम होता है, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू होता है, क्योंकि जब हम चीजों को टच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, क्योंकि हम कहते हैं एनवायरनमेंट इज द थर्ड टीचर। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से जो मौजूद चीजें उनसे सीख रहा होता है। सो अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें, इट्स अ वाइड टर्म, हम सिर्फ एक बॉल पे लेकर बच्चे को उछल कूद नहीं करवा सकते। But of course, for हम्म। gross motor skill, it's important. For fine motor skills, we go for blocks, we go for Lego, painting, and there are a lot of things. So, अच्छा, ये लेगो से मुझे याद है कि फिर मेरे जहन से निकल ना जाए ये बात, कि कुछ थेरापिस्ट वगैरह कुछ खास टेक्निक यूज करते हैं और कुछ यूनिक स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे होते हैं। तो आप भी क्योंकि लेगो का मैंने आपके पेज पे भी काफी पढ़ा, तो ये लेगो को यूज करते हुए आप क्या बेनिफिट लेती हैं, और हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद लेगो थेरेपी टाइप ऑफ थिंग? ऑनेस्टली बात करूं तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये चीज लॉन्च नहीं हुई। हम मे हम्म। बी ये थेरेपी की तरफ चले गए, RBT की तरफ चले गए, मगर 2019 में हमने स्टार्ट किया था, पेंडेमिक से पहले 3-4 इवेंट हमने किए, जहां हम्म। लेगो को ऐसे कॉग्निटिव प्ले हमने इंट्रोड्यूस कराया था, किस तरह ये कॉग्निशन पे काम करते हैं। और मजे की बात, अब्रॉड पे इसके बाकायदा सर्टिफाइड थेरेपिस्ट होते हैं। सो ऑफ कोर्स मैं सर्टिफाइड थेरेपिस्ट तो नहीं हूँ, बट व्हाट आई डिड, मेरा इंटरेस्ट लेगो में इतना ज्यादा था कि आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस, डिफरेंट ऑनलाइन स्कॉलरी आर्टिकल्स देखे मैंने, रिसर्चेस पढ़ी।
सो उसके थ्रू जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे याद है एक मरतबा मैं रीहैब सेटिंग में थी, वहाँ बहुत सारे लेगोस थे। रीहैब सेटिंग में वी हैव एडल्ट्स, राइट, जो डिप्रेशन के पेशेंट भी हो सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने रियलाइज किया कि वो लोग अपनी एक अलग ही दुनिया बना बैठते हैं लेगोस के साथ। शायद वो दुनिया जिसमें वो रहना चाह रहे होते हैं या वो अपने लिए चाह रहे होते हैं। सो इसी तरह राइट। बच्चों का भी ताल्लुक होता है, जब ये बनाते हैं तो उनके अंदर की इमेजिनेशन जो होती है वो, एक तो आप पेंट कर रहे होते हैं, सही, अब आप पेंट कर लिए वो चीज एक वन स्ट्रक्चर पे आ गई, फ्लैट सरफेस आ गया, राइट। अब जब हम इसको इस तरह कर रहे होते हैं तो वो आपका बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर सामने आ रहा होता है, बच्चे इसको टच कर रहे होते हैं। सो हर इंडिविजुअल इसके साथ इन्वॉल्व होता जाता है। राइट। तो आप बच्चों की जब सेशन ले रहे होते हैं, आपके पास आपके जहन में क्या फोकस पॉइंट्स होते हैं, या आप बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट में कौन से ऐसे फोकस एरियाज हैं या पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में जरूर रखती हैं कि इन पे काम करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो उनकी बिहेवियर को लेते हुए उनके एम्पैथी लेवल को डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको बुलिंग की अवेयरनेस देना, सही है। दूसरा, साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं या तो वो बुली हुए होते हैं इसलिए बुलिंग पे आ जाते हैं, या फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड होता है। सबसे पहले हमें उस तरह उनको लेके चलना होता है जहाँ उनका कॉन्फिडेंस शैटर्स ना हो, उनको इस हद तक लाया जाए कि जहाँ समटाइम्स हर बच्चे के अंदर एक अपनी दुनिया है और वो सिर्फ चाहता है कि हम इसे एक्सप्लोर करें। राइट। तो मेरा ये ख्याल है कि उस दुनिया को छेड़ना जरूरी है ताकि उनके अंदर का रूट कॉज को निकाला जा सके। आप जब बच्चों के सेशन लेती हैं तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को मैनेज कर सकें घर पे बाद में आपके सेशंस के बाद भी? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। इवन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करती हूँ इवैल्यूएशन और असेसमेंट के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, राइट, आई एम जस्ट अ रिमेडियल थेरेपिस्ट। हम्म। मेरे दरवाजे, मेरा नंबर हमेशा खुला है उन पेरेंट्स के लिए जो इवैल्यूएशन इनफॉर्मल चाह रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स हम रेड फ्लैग्स खड़े कर देते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं हाँ दिस नीड्स टू बी वर्क अपॉन। समटाइम्स स्कूल सिर्फ लेबल कर देता है बच्चों को, उधर हम हम्म। जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये जस्ट डेवलपमेंटली डीले, थोड़ा सब्र कीजिए, इट्स टू अर्ली। पेरेंट्स, और दूसरा ये कि मैं आपको शायद ये बताना ओवरलुक कर गई कि मैं आईबीए के साथ कंसल्टेंट और टीचर ट्रेनर, एज अ लीड टीचर ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो अब तक माशाल्लाह से 1500 प्लस टीचर्स को मैं इंटरनेशनली ट्रेन कर चुकी हूँ, not from IB only but also from Indian platform. So राइट। yes, teacher training or let's say parenting session is something I really look forward to. ओके। And I'm open for any free such sessions. So you ओके। can contact me for that. तो आपके ख्याल में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को जरूर अपने जहन में रखने चाहिए जब वो किसी भी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेना चाहते हो, तो उनके लिए क्या मशवरा है कि कौन से पॉइंट्स उनके जहन में हो? एक तो ये कि वो रिमीडिएशन और ट्यूशन को साथ लेकर ना चले। रिमीडिएशन टोटल अलग चीज है, ट्यूशन अलग चीज है। जब हम्म। मुझे कोई पेरेंट्स आके कहते हैं ना आप इतना चार्ज करिए, जो फिलहाल तो मेरे ख्याल से मैं कम ही कर रही हूँ, मगर एक बात याद रखें, हम वन ऑन वन बच्चों पे काम कर रहे हैं, हमारा पेशेंस लेवल शायद काफी ज्यादा होता है। पेरेंट्स जिस तरह पेशेंस दिखाते हैं, समटाइम्स हम लिटरली बच्चों से मार भी खा रहे होते हैं, दे वुड स्पिट एट अस। एएसडी है तो जब वो हिटिंग पे आते हैं, एडीएचडी, दे वुड इवन आई मीन स्लैप अस, बट उस वक्त हमारे सामने हमारा कोर प्रोजेक्ट जो होता है, हमारा मेन इशू जो होता है या फोकस होता है, वो हमारा स्टूडेंट होता है। उस वक्त हम मार खा नहीं रहे होते, उनका जिसे कहते हैं ना लावा जो अंदर भरा हुआ है उसे निकलने को, फीलिंग्स जो बॉटल अप है उन्हें निकलने को रास्ता दे रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है वो मारने के बाद हमें ही शायद लिपट पड़ते हैं और सॉरी कहते हैं। यस, ये सोचिए कि आपके सामने आपके बच्चे के लिए शायद उनके रूहानी वालदैन मौजूद है जो उनसे इतना ही प्यार करते हैं। सही। हमें इस लेवल पे लाके सोचिए। सही सही। अच्छा, ये बताइए कि एक जनरल क्वेश्चन है कि वो पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन अ सेंस के बहुत से लोग ऑब्वियसली इसका जवाब जरा डिप्लोमेटिकली ही देते हैं।
डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दूंगी। अगर डिप्लोमेटिक होती तो अब तक बहुत आगे चली जाती। नो, इंक्लूजन जो हमारे यहाँ लेके चल रहे हैं, सॉरी, शायद एक दो स्कूल लेके चल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए इंक्लूजन है ही। उनके लिए शायद गवर्नमेंट स्कूल्स रह गई हैं या मेन स्ट्रीम स्कूल्स रह गई हैं, जो शायद इनके अलिफ्बे से भी वाकिफ नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेन टीचर्स नहीं है, और जो हैं वो हायर नहीं की जाती। इवन हमारे यहाँ कहाँ काउंसलर्स मिलते हैं? हमारी नॉर्मल स्कूल्स में भी, बड़े बड़े स्कूल्स में भी, वी डोंट हैव काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट टू लुक आफ्टर द मेंटल हेल्थ। तो सो हमें सॉरी, इस बट मे बी 8-10 साल बाद कुछ हो जाए। तो हमें 8-10 साल आगे जाने के लिए मुस्तकबिल में हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, किस फील्ड में? मैं तो यही कहूंगी कि इसको, स्कूल्स को चाहिए कि एटलीस्ट अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करते हुए एक एक स्पेशलिस्ट हायर करते जाएं। एक स्पेशलिस्ट आपकी पूरी टीम को ट्रेन कर सकता है। So spend on them. After all, they have trained themselves, they have invested on themselves, and they work differently. So थोड़ा सा राइट। उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे, आपके मेन स्टेक होल्डर वही हैं। सो अगर आपको अपने स्टूडेंट से प्यार है, स्कूल को, मैनेजमेंट को, अगर उनके लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यू करता है, सो प्लीज हायर वन स्पेशलिस्ट, दोज हु कैन ट्रेन योर टीचर्स। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे आप बात तो करते ही हैं, मगर प्लीज 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 एक थेरेपिस्ट जरूर हायर कीजिए, एक ट्रेनर जरूर लीजिए जो आपकी टीचर्स को प्रोफेशनली स्पेशल नीड पे और डिफरेंशिएटेड लर्निंग पे ट्रेन कर सके। वेरी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये बात, और आई टोटली एग्री। लास्ट में ये आपने हमें जो ज़्यादातर स्कूल्स या सेंटर्स हैं उनके लिए तो एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, तो हमारे व्यूवर्स के लिए एज ए जनरल कोई मैसेज आप लास्ट में, बिल्कुल आप कुछ मैसेज देना चाहें उनको, तो प्लीज गो अहेड। मुझे बात, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं थेरेपिस्ट, अपनी साथी थेरेपिस्ट के लिए, कोलीग्स के लिए और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कहूंगी कि जब भी आपको किसी बच्चे पे गुस्सा है, तो मुझे पता है, मुझे भी आता है, एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में जरूर देखिएगा। एक दफा मैंने कोशिश की, यकीन कीजिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन आंखों में एक मुझे ऐसा लगता है एक दर्द का जहां होता है कि हमें समझे, हमें डांटे नहीं, हमें मारे नहीं, हमें समझे। देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। एंड सबसे आखिरी बात, एवरीबडी कैन लर्न, एवरीबडी शुड लर्न। राइट जी, तो इसी अच्छे से मैसेज के साथ हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। मिस सुकैना हुसैन इब्राहिम, दोबारा आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन और ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एज वेल, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।